वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। और अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का आज जो फैसला सुनाया है उस पर बात होगी। दो की अक्सरियत से ये फैसला सुनाया गया है। अदालत उज़्मा ने नैब तरमीम की मुतादिद शिकें कलअदम करार दे दी हैं, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस फैसले से इख्तिलाफ किया है और इख्तिलाफी नोट भी जारी कर दिया है। इस फैसले से मुताल्लिक आपको बताएंगे कौन कौन इससे मुतासर होगा और इसके क्या असरात होंगे, हम इस आर में बात करेंगे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का आज भी इजलास हुआ और उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब ने जो पिछला एक पूरा घंटा गुफ्तगू भी की वो आपने सुन ली है, उस पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। बाकायदा तौर पर इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की भी बात करेंगे, जिनकी मुद्दत मुलाजमत का आज प्रैक्टिकली आखिरी रोज़ था। उनकी कारकर्दगी और उनके दौर के मुकदमात के हवाले से भी आज के न्यूज़ रूम में बात होगी। गो कि कल तक के उनके पास टाइम है, लेकिन हफ्ते कुछ छुट्टी होती है। वो अलग बात है कि कोई हंगामी नोयत के मामलात ना हो तो ही अदालत लगती है। तो कल तक वो चीफ जस्टिस हैं, लेकिन आज प्रैक्टिकली उनका लास्ट डे था और जाते जाते उन्होंने एक और फैसला जारी कर दिया है, जिससे मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है राना सनाउल्लाह वो कहते हैं कि ये मुतनाज़ा फ़ैसला है और हम इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, अपील करेंगे। खैर, ये फ़ैसला है क्या, ज़रा जल्दी जल्दी आपके साथ ये शेयर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने सारे मामले को सुना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस शाह इस बेंच का हिस्सा थे। नैब तरामीम केस के फैसले के असरात पर बात की जाए तो इस फैसले के बाद आमदन से ज़्यादा असासाजात तरामीम सरकारी अफसरान की हद तक बरकरार रहेंगी। प्ली बारगेन के हवाले से की गई नैब तरामीम कलअदम करार दे दी गई हैं। एहतसाब अदालतों के नैब तरामीम की रोशनी में दिए गए अहकामात भी कलअदम करार दे दिए गए हैं। नैब को 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड मुताल्लिक़ा अदालतों को भेजने का हुक्म है, जबकि तमाम तहक़ीक़ात और इंक्वायरीज़ बहाल कर दी गई हैं। फैसले के मुताबिक बेनामी की तारीख से मुताल्लिक़ नैब तरमीम भी कलअदम करार दे दी गई है, जबकि आमदन से ज़ायद असासों की तारीफ तब्दील करने की शिक भी कलअदम करार दे दी गई है। और कहा गया है कि कलअदम करार दी शिकों के तहत नैब कानून के तहत कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम की मुतादिद शिकों को आइन के बरक्स करार दे दिया है और सबूत इस्तगासा पर मुंतकिल करने की नैब तरमीम भी कलअदम करार दे दी गई है। तो बहुत सी जो तरमीम थी वो कलअदम करार दे दी गई हैं। नैब तरमीम बिल वापस हुआ, शिकंजा एक बार फिर तैयार कर लिया गया है और इसके बाद अब देखना ये है कि इसके क्या असरात होते हैं, कौन कौन इसकी गिरफ्त में आता है और कैसे। वही लोग गिरफ्त में आएंगे जिनके केसेस रिवर्स हो गए थे और इसमें हमारे जो सियासी जमातों के अकाबरीन हैं वो शामिल हैं। कौन कौन हैं ये ज़रा हम आपको दिखा देते हैं। ये फैसला रिवर्स होने के बाद या ये तरामीम रिवर्स होने के बाद साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस बहाल हो जाएगा। इसहाक डार का केस भी दोबारा खुलने का इम्कान है। यही नहीं, साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस बहाल होगा। तोशाखाना का आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ मुकदमा भी बहाल हो जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस बहाल होगा। ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल जो है वो भी बहाल तस्वुर होगा। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना जनाब शौकत तरीन के खिलाफ रेंटल पावर करप्शन केस भी बहाल हो जाएगा। ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद के खिलाफ नैब केस बहाल हो जाएगा। जाली अकाउंट्स केस के जो मरकज़ी मुलजिम हैं हुसैन लवाई, उनका केस भी बहाल हो चुका है और खुर्शीद अनवर जमाली हैं, मंजूर कादिर काका हैं, अनवर मजीद हैं, ये केसेस भी बहाल हुए हैं। ओमनी ग्रुप, मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामलात थे, तो मजमूई तौर पर 22 मुकदमात एहतसाब अदालतों से वापस हुए थे इन तरामीम के बाद। अब ये वापस आ जाएंगे दोबारा एहतसाब अदालत के पास। जी हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद देखना ये है कि किस तरह से इस पर रिव्यू किया जा सकेगा। लेकिन साबिक़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़िब बेंच ने एक मुतनाज़ फ़ैसला सुनाया है। सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस ने उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है अब नैब का पुराना कानून। चेयरमैन PTI और तहरीक इंसाफ को ही मुबारक हो, अब इन्हें ज़मानत भी नहीं मिलेगी और 90 रोज़ का रिमांड भी इन्हें भुगतना पड़ेगा। राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा क्या गया वो सुनते हैं। मुतनाज़े बेंच और जजेस का जो है यह फैसला है अपने अदारे को नुकसान पहुंचाने वाले और अपने अदारे की तबाही करने वाले चीफ जस्टिस साहबान में जो है वो नंबर 1 पे शायद उनको जो है वो शुमार किया जाए। अब जो है वो कानून अपनी उसी शक्ल में, उसी काली या जालमाना शक्ल में जो है वो बहाल हो गया है। तो ये PTI और इमरान खान साहब को मुबारक हो, अब वो इसको भुगतेंगे और आने वाले दिनों में उनको जो है ना वो अब 90 दिन का रिमांड काटे ना वो सारे, और उसके बाद जो है वो जो अब उनको बेलें जो हैं वो थोक के हिसाब से जो है वो मिलती हैं। अब हम देखेंगे ना कि जब अदालतों के पास बेल का इख्तियार ही नहीं होगा तो फिर कैसे कोई अदालत उनको जो है वो बेल देगी। अपनी इस पिटीशन का जो है वो मज़ा लें और अब वो ये नहीं कह सकेंगे कि ये काला कानून है या
ये कानून जो है वो इसकी बुनियाद के ऊपर विक्टिमाइजेशन हो रही है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो जल्द इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड का एक बार फिर से उन्होंने मुतालबा किया है। लाहौर में सीसी इजलास जो है वो दूसरे दिन भी जारी रहा और उसके बाद जो अहम फैसले किए गए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने उन पर गुफ्तगू की और कहा कि इलेक्शन कमीशन फौरी इंतखाबात का ऐलान करे और पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये आफत ज़दा हैं, अवाम महंगाई और बिजली बिलों से खासे परेशान है। मजमूई तौर पर उन्होंने क्या कहा है वो सुनते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात है उसके हवाले से हम आदी हैं, मगर अपने आगे का लाहे अमल तय करने से पहले ये ज़रूरी है हमें सियासी तौर पे कि हमें इस लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कुछ क्लैरिटी आ जाए। सिर्फ उस हद तक बात है, हम दरख्वास्त कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें इलेक्शन डेट तो ऐलान करें। जब इलेक्शन तो बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। 2 दिन सीईसी का इजलास जारी रहा, उसके बाद उन्होंने ये गुफ्तगू की है। इस पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सना मिर्ज़ा ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच सना फॉर योर टाइम। सना, आप सियासी सूरत हाल को किस तरह देख रही हैं और इसमें पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, जिस तरह से 2 दिन सीईसी का इजलास भी रहा और लेवल प्लेइंग फील्ड की बहुत बात करें, बिलावल भुट्टो आज भी दोबारा उन्होंने बात की है, लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें मुहैया होनी चाहिए वो कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बयानी की बहुत शदीद कमी है। दूसरी बात यह है कि अगर आप कुछ अर्से पहले की बात याद करें तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की हुकूमत के खात्मे के बाद बड़ा क्लियर कहा था कि जी अगले प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। उस वक्त शायद ये लग रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ अभी झुकाव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रखना चाहती है और वो उनको ये बता रही है कि वो मुमकिन तौर पर अगले प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो सकते हैं और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ सकती है, वो एक बेहतर चॉइस है। लेकिन आसार ये लग रहे हैं और इस्लामाबाद में फिजा भी ये कहती है कि शायद पीपल्स पार्टी के नाम पर कुराए फाल नहीं निकलेगा। इवेंचुअली एस्टेब्लिशमेंट को हाथ मिलाना पड़ेगा मुस्लिम लीग नून से। तो मेरा ख्याल ये है कि जब से ये चीज क्लियर हुई है उसके बाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टांस में भी तब्दीली आई है और इसमें एक अच्छी चीज ये होती है हमेशा कि इनके यहाँ गुड कॉप और बैड कॉप वाली पॉलिसी है। यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं है, ये भी कह रहे हैं कि सियासी जमातें बड़ी डरी हुई हैं, इंतखाबात जो हैं वो उससे भाग रही हैं और हमने तो हमेशा डर कर नहीं खौफ के बगैर इंतखाब खेला है और सियासत की है। पिछले कुछ हफ्तों से बिलावल भुट्टो साहब स्टेटमेंट्स ऐसे ही दे रहे हैं लेकिन जरदारी साहब की तरफ से बड़ी खामोशी है। तो अब ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन तो बिलावल भुट्टो साहब हैं लेकिन वो फैसलों का इख्तियार दे रहे हैं जरदारी साहब को कि हमने उनके सामने तमाम शिकायत रख दी हैं। अब वो इन मामलात को कैसे आगे लेकर चलते हैं ये अब जरदारी साहब पर मुनस्सिर है। कुछ दिन पहले भी आपने बात की, यकीनन आप दुरुस्त कह रही हैं, ये गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि इंटेंशनली ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, इसमें तो कोई चॉइस नहीं है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब अपनी पॉलिटिक्स भी करनी है और जाहिर सी बात है, मैंने जैसे पहले कहा कि अभी तक इलेक्शन कैंपेन, वो खुद बिलावल साहब अभी आज कह रहे थे कि जी अभी तक इलेक्शन मोड में पीपल्स पार्टी क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई है, तो जब तक डेट अनाउंस नहीं होगी उस वक्त तक के लिए इलेक्शन के हवाले से तैयारियां नहीं शुरू की जा सकती। ना आप देख रहे हैं कहीं जलसे हो रहे हैं, ना जुलूस हो रहे हैं, ना रैलियां हो रही है, ना पॉलिटिकल पार्टीज जो है कमेटियों की मीटिंग्स कर रही है जिले सतह पर, तो कहीं पर भी इलेक्शन का माहौल नहीं है क्योंकि एक अभाम मौजूद है कि आया इंतखाबात इस साल नहीं तो चले अगले साल भी फरवरी तक हो सकेंगे कि या नहीं हो सकेंगे। जहां तक पीपल्स पार्टी की गेम करने की बात है तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा से बहुत अच्छी पॉलिटिक्स की है। जब वो बहुत अकलियत में चली गई थी और सिर्फ सिंध तक महदूद थी, हालात बहुत ज्यादा तब्दील नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तरीकाकार यह है कि आपने बनाकर भी रखनी है और आपने डंडा भी दिखाना है। तो इस वक्त भी वो यही कर रहे हैं। उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 2 अलग अलग अदवार का हवाला दिया, 2013 के इंतखाबात में नून के लिए जो ग्राउंड बनाया गया उन्होंने उस पर नून को भी रगड़ा लगाया और 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ किया गया वो उन्होंने उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पीडीएम इत्तेहाद का शराजा बिखरना ये तो तय था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी खुल के सामने आ रही है और बड़े खुल के वो नून लीग को तनकीद का निशाना बना रही है। कभी कहा जा रहा है कि इंतखाबात से पहले धांधली की तैयारी हो रही है, फिर आज भी उन्होंने तनकीद करते हुए ढके छुपे अल्फाज में खासे निश्तर चलाए हैं। देखिए,
मैं अभी वही चीज अर्ज कर रही थी आपसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बुनियादी हदफ होगा ना इलेक्शन कैंपेन में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं होगी, वो मुस्लिम लीग नून होगी, क्योंकि ये तो तय है कि वो उनसे इत्तेहाद नहीं करेंगे। तो अपने ओपोनेंट को नीचा करने के लिए आपको इंतखाबी नारे भी बनाने पड़ेंगे और इंतखाबी बयानिया भी रखना पड़ेगा, और उसके लिए पीपल्स पार्टी 2013 से पहले का सहारा लेगी कि किस तरीके से 2008 से 13 का सक्सेसफुल पीरियड पीपल्स पार्टी की किताबों में रहा, प्रैक्टिकली नहीं था, और उनको हटाकर मुस्लिम लीग नून को वो जगह दी गई। और नून लीग जो है वो 2013 से 2018 का क्रेडिट लेगी। वो जो 16 माह पिछले गुजरे हैं पीडीएम की हुकूमत के, उसके ऊपर ना पीपल्स पार्टी बात करने को तैयार है ना नून लीग बात करने को तैयार है, जबकि दोनों एक ही छतरी के नीचे हुकूमत करते रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये दोनों की यही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, और उनको ये कहना चाहिए था कि ये शिकायत हम सामने रख रहे हैं, अब नून लीग इसके ऊपर रिस्पॉन्स दे। लेकिन अगर वो अपनी शिकायत को लेकर जरदारी साहब के पास जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो इन मामलात को सिर्फ सुनाना चाहते हैं, प्रैक्टिकली इसका सोल्यूशन नहीं चाहिए। अच्छा, ये तो हो गई सारी पीपल्स पार्टी की सूरत हाल। अब नून लीग आपको कहां पे नजर आ रही है? अब अक्टूबर में 21 अक्टूबर की तारीख अनाउंस हो गई है, कायद नून लीग भी आ रहे हैं। तो आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो मुतनाज़े जिसे फैसला कहा जा रहा है नून लीग की जानिब से सुना दिया गया है। किस तरह से अब मुल्क की सियासी सूरत हाल देख रही हैं? मजीद हैजान बरपा होगा? देखिए, सियासी सूरत हाल पर तबसरा उस हद तक करना मुश्किल जरूर है, क्योंकि आज जो फैसला आया नेब अमेंडमेंट्स के हवाले से, वैसे तो ये प्रेडिक्टेबल था कि यही डिसीजन आना है, लेकिन अब इसके बाद नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आया वो अक्टूबर में भी आ सकेंगे या फिर नहीं आ सकेंगे। नून लीग बज़ाहिर कह रही है कि वो आएंगे, लेकिन अभी मुश्किल लगता है, क्योंकि वो तमाम केसेस जो कि 5 साबका वज़ीर आज़म के थे नेब में, यानी कि राजा परवेज अशरफ साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, उसके अलावा गिलानी साहब, सबके केसेस जो है वो खुल गए हैं, और जरदारी साहब के केसेस भी खुल गए हैं। और अब ये वहीं से शुरू होंगे दोबारा जहां से नेब ने इनको होल्ड किया था, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे थे जिनको रिगार्डिंग जो दूसरी कनेक्टिंग अदालतें थी मातहत, उनके पास ट्रांसफर कर दिया था नेब ने, लेकिन कुछ केसेस की फाइलें नेब ने अपने पास रखी थी। तो वो सवाल जिसका कल तक हमें जवाब वाज़े नजर आ रहा था कि कायद नून लीग 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, अब एक बार फिर इस पे सवालिया निशान लग चुका है। देखना यह है कि वो आते हैं या नहीं, और अगर आते हैं तो मुल्क की सूरत हाल किस तरह जाती है और इंतखाबात को किस तरह से लीड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो सना की तो गुफ्तगू आपने मुलाहिजा कर ली। स्टूडियो में भी हमारी गेस्ट ने हमें ज्वाइन कर लिया है, फ़ायज़ा मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। आप किस तरह से देख रही हैं पीपल्स पार्टी, जो कि हमें खासी खाइफ भी नज़र आ रही है, इंतखाबात को लेके बहुत ज़्यादा तैयारी भी उनकी तेज़ हमें नज़र आ रही है, और इंतखाबात जल्दी भी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बिलावल भुट्टो बार बार बात करें, हो क्या रहा है, किससे डर लग रहा है उन्हें? देखिए, एक तो खाइफ तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, खाइफ तो वो हैं जो छुप के घरों में बैठ गए हैं। हालांकि इलेक्शन का मौसम है, और जब भी इलेक्शन होने हैं हमें इस वक्त फील्ड में होना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल जमातें जो अपने आप को कहते हैं। लेकिन अगर हम खाइफ होते किसी चीज़ से तो फिर हम भी घर बैठ जाते और डेट का इंतज़ार करते। लेकिन आपने देखा है कि चेयरमैन पिछले एक हफ्ते से मैदान इलेक्शन में है, और उन्होंने सिंध से अपना वो टूर शुरू किया, मुल्तान से होकर अब वो लाहौर आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि खाइफ की तो कोई बात नहीं है। हाँ, जहाँ तक आप लेवल प्लेन फील्ड की बात कर रही हैं, वो ये बिल्कुल उनका कहना दुरुस्त है। देखिए, जब असम्बलियाँ वजूद में होती हैं तो डेवलपमेंट के जो काम होते हैं वो हर सूबा करवाता है, और नेशनल असम्बली जो है वो भी करवाती है। तो अब अगर सिर्फ एक सूबे में, सिंध में, जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहाँ पे ये काम रोक दिए जाते हैं किसी के भी कहने पे, तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म के हुक्म है या इलेक्शन कमीशन ने रोके या जिन्होंने भी रोका, सिर्फ सिंध में रोके जाते हैं, जबकि उसके बरक्स बाकी सियासी जमातों के जो डेवलपमेंट फंड्स हैं वो लग रहे हैं, उनकी तख्तियाँ भी लग रही हैं, उनके इफ्तिताह भी हो रहे हैं। आपने एक बात की कि वो जो लोग हैं डरे हुए वो अपने घरों को चले गए, आप नहीं समझती कि वो ज़्यादा सियाणे हैं? उन्हें लगता है कि जब तारीख का ऐलान होगा तब नई एनर्जी के साथ बाहर आएंगे। आप इन दोनों में भागदौड़ करके थक जाएंगे जब तारीख का ऐलान होगा। मैं ये समझती हूँ कि ये जो टाइम था 16 महीने की जो हुकूमत गई है, उस हुकूमत के कुछ पॉलिसीज़ या उनकी कह लें कि वो उनकी मजबूरियाँ थी, जिन हालात में वो आए थे, जिन क्राइसिस में उन्होंने आके हुकूमत ली थी, उन क्राइसिस में इस वक्त जो अवाम है वो जिस तरह से परेशानी में है, तो मतलब कोई भी ना हो जो अवाम के पास जाए और उससे बात करे या उसको कम से कम दिलासा तो दे। पूर्ण नहीं कर रहे जो 9 मई के बाद पैदा हुआ है, वो नौजवानों के वोट को भी तो कैटर करना है ना। देखिए, हमने तो सारों के वोट को कैटर करना है और हमेशा किया है। ये अलग बात है कि अगर किसी बुजुर्ग नौजवान ने कोशिश करके या धोखा दे के अवाम को अपनी तरफ कर लिया
तो मैं नहीं समझती कि अवाम इतनी देर तक धोखा बर्दाश्त करेंगे। अवाम को अब समझदार चीजें सामने आ गई, समझदार। अच्छा, अवाम समझदार है। अच्छा, जो पीपल्स पार्टी में गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी जो है वो अपनाई जा रही है, तो क्या बयानियां लेके पीपल्स पार्टी जो है वो अवाम में आएगी इंतखाबात को लेकर? नहीं, कोई हमारा तो कोई बयानिया नहीं है। हम तो सारी चीज़ें सामने हैं। और जो हमारा जिस तरह से सिंध में आज आपने चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी कि जिस तरह से डेवलपमेंट का काम वहाँ किया है, ये बयानिया है हमारा कि अगर हम सिंध में हुकूमत बना के वहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हैं, और बावजूद इसके कि तब भी रुकावटें डाली गई, फंड्स भी रोके गए, बार बार रिक्वेस्ट करके चेयरमैन रिलीज कराते रहे, तो ये चीज़ हम बाकी सूबों में भी लेके जाएंगे उसी तरह। आखिरी सवाल, ये नैब अमेंडमेंट केस का आज फैसला आया है, तो खासे लोग इसके शिकंजे में आए हैं, पीपल्स पार्टी को भी खासा नुकसान होगा। किसी ने आपको फंसा तो नहीं दिया? आप लोगों को बड़ी उम्मीद थी। नहीं, उम्मीद कोई नहीं थी। हम लोग कभी इस चीज़ से डरे नहीं। नैब बनाए पीपल्स पार्टी के लिए था, और नवाज शरीफ साहब के लिए भी। बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब खुद उसकी लपेट में आ गए क्योंकि उन्होंने बनाया था। चलें, खैर आइंदा आने वाले दिनों में देखते हैं होता क्या। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने, हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ। रियाल हम पे करते हैं पार्टिसिपेटिंग बैंक्स को फॉर चैनलाइजिंग होम रेमिटेंसेस, जो कि शेयर करते हैं पाकिस्तानी बैंक्स और ओवरसीज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसका बर्डन, और कोई फ़ी रेमिटर को नहीं पे करनी पड़ती है या उनके जो रेसिपिएंट हैं उनको। दूसरी स्कीम है सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम, जो कि कुछ पार्टनर्स के साथ डेवलप की गई है, जैसे कि पीआई है, यूटिलिटी स्टोर्स हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, और ये डायरेक्टली इंसेंटिवाइज करती है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और उनके फैमिलीज़ को। और बेसिकली ये जो कंज्यूमर पुल के बेसिस पे इस इंसेंटिव को डिज़ाइन किया गया है, और इसमें जो रेमिटर है वो बेसिकली अपने पॉइंट्स को एक्यूमुलेट करके रिडीम कर सकते हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी और उनके जो बेनिफिशरीज़ हैं उनकी हम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उनको जो पार्टिसिपेटिंग पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ सपोर्ट करती हैं उसको ऑलमोस्ट दे आर अवेल फ्री ऑफ कॉस्ट दीज सर्विसेज, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको रीइंबर्स करती है पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ को लेके रेमिटेंसेस फॉरवर्ड करती हैं। तो हम उस स्कीम को ये 2020 में लॉन्च की गई थी, और उनको हम एक्सचेंज कंपनीज़ को रिवॉर्ड करते हैं थ्रू एन इंसेंटिव। ₹1 हम देते हैं उनको अगेंस्ट ईच $, मोबिलाइज through inward home remittances, while surrendering 100% of it in the interbank market. चौथी स्कीम है जो इंसेंटिवाइज करती है फॉर मार्केटिंग ऑफ होम रेमिटेंसेस स्कीम, और ये लॉन्च की गई है ताकि हम मार्केटिंग एफर्ट्स को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सपोर्ट करें टू अट्रैक्ट दीज रेमिटेंसेस। ये स्कीम बेसिकली अवेयरनेस प्रमोट करती है, आप लोगों के दरमियान आपको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं ऑफ सेंडिंग रेमिटेंसेस थ्रू फॉर्मल चैनल्स और आपको क्या फ़वाइद हैं उसके। और एक और लकी ड्रॉ स्कीम है फॉर हाई रेमिटिंग इंडिविजुअल्स, और इस स्कीम में हम जो फॉर्मल चैनल्स के थ्रू पैसा भेजते हैं उनके लिए एक लकी ड्रॉ करते हैं। तो निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, जो तरसीलात ज़र की इस वक्त सिचुएशन है, जो नई स्कीम्स हैं उससे मुतालिक बातचीत हो रही है। मुल्क भर में क्रैकडाउन भी जारी है, सोने के स्मगलर्स के ख़िलाफ़, चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ जो ताज़ा कार्रवाई है वो सोने के स्मगलर्स के ख़िलाफ़ हुई है, और उन्हें टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सोने की ख़रीदारी को कंप्यूटराइज़ करने का फ़ैसला हुआ है, और इस सिलसिले में मुल्क में 80 टन सोने की स्मगलिंग का इंकशाफ हुआ है। अब ये जो सोना आ रहा है
इस वक्त गैर कानूनी चैनल से उसे लीगलाइज करना है, उसे लीगल तरीके से लेकर आना है, इसे टैक्स नेट में लाना है। इंटेलिजेंस एजेंसीज पर मुश्तमिल एक टास्क फोर्स तैयार कर ली गई है और इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि माफिया की फहरिस्तें भी मुरतब कर ली गई हैं। शबर जैदी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक चेयरमैन FBI हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया शबर जैदी साहब आपके वक्त का। हमारी जो सालाना आप कह लीजिए खपत है वो 4-4.5 टन सोने की है और हम 1 तोला भी जो है वो इंपोर्ट नहीं करते लीगल चैनल से, सारे का सारा स्मगल होता है। ये कितनी बड़ी कामयाबी है अगर इस सेक्टर को टैक्स नेट में हम ले आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने मेरा इंटरव्यू सुना हो शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में, तो मैंने ही ये इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान में 4-4.5 टन की खपत है और 1 तोला भी सोना पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं होता और ये पूरे पाकिस्तान में ब्लैक मनी और नॉन डॉक्यूमेंटेशन का बहुत बड़ा जरिया है और हमें इस पे हाथ डालना पड़ेगा। और मुझे खुशी है कि मेरी जो तजवीज थी उसको सुना गया और वो उस पे अमल दरामद शुरू हो गया है। देखिए बात ये है कि 2 इसके मनफी पहलू हैं जो पहले हो रहा था। पहली बात तो ये है कि वो जो लोगों के पास सोना एक तरीका था उसको अपनी ब्लैक मनी को होल्ड करने का, क्योंकि सोने की कोई ट्रेल नहीं थी और कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, तो सोने में लोग अपनी हराम की कमाई, करप्शन के पैसे सोने में रखते थे, तो वो एक इलीगल और करप्ट मनी का पार्किंग लॉट था। दूसरी बात ये थी कि सोने के हजारों लाखों ताजिर हैं, जब उन पर हम टैक्स के लिए एनफोर्समेंट करते थे तो वो जाके हमें ये कहते थे कि जनाब आप हमें क्रैकडाउन कर रहे हैं, मगर हमारे पास तो सोना हम जो लेते हैं वो सारा स्मगल्ड होता है, तो आप हम बताएं कि हम कहां से प्राइस ऑफ कॉटन सोना की लेकर आए। तो इस वजह से ये सारा मसला बहुत सीरियस हो गया। एक चीज और भी है शबर जैदी साहब, हमारे यहाँ जो टैक्स नेट के लिए दीगर सेक्टर्स हैं, हमारी उधर से भी रिकवरीज पूरी नहीं हो पाती हैं। हम आप ही के उस इंटरव्यू में और मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में आपने बार बार बताया है कि किस तरह से आपने ज़रूरी पैदावार से मुतालिक टैक्सेशन की कोशिश की, आपके पास 40 लोगों का वफ्द आ गया, आपने इसके अलावा टोबैको इंडस्ट्री की तरफ जाने की कोशिश की वहाँ। तो जो ऑलरेडी सेक्टर्स टैक्स नेट में हैं हम वहाँ से रिकवर नहीं कर पाते, एक नया सेक्टर हम कैसे चैनलाइज करेंगे? और एक अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को हम जब नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे सर। देखिए ये जो अनटैक्स होता है ना, इसका पार्किंग लॉट बंद करें तो खुद ब खुद टैक्स वाला बढ़ जाता है। देखिए जो आदमी टैक्स नहीं देगा वो कुछ पैसे को आउट ऑफ बुक्स रखेगा, तो आउट ऑफ बुक रखेगा कहाँ? वो या वो सोने की शक्ल में रखेगा, या वो डॉलर की शक्ल में रखेगा, या वो नोट की शक्ल में रखेगा, या वो प्लॉट खरीदेगा। अगर आप ये चारों रास्ते बंद कर देना तो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाती है। ये लोगों को समझ नहीं आती, ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है कि जो इलीगल मनी होती है आप उसके पार्किंग लॉट जब बंद करते हैं तो खुद ब खुद डॉक्यूमेंटेशन आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। अब आप देखें जब सोने की जब आप क्रैक डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि डॉलर की कीमत बढ़नी शुरू होगी, कि लोग डॉलर में रखना शुरू करेंगे। तो हमारा ये प्लान है इंशाअल्लाह ताला, और आप देख रहे हैं कि सारी बातें वही हो रही हैं जो मैंने कहा था एक्सचेंज कंपनी पे हाथ डालें। मैंने कहा है जो अब मैं समझता हूं वो भी होगा कि 5,000 का नोट बंद करें, सोने पे क्रैकडाउन करें, प्लॉटों की ओनरशिप निकालें, फिर आप देखें कैसे पाकिस्तान सही हो जाता है। ये हमें पता है ना, हम इस काम को जानते हैं। तो ये जो आपने बात की है ये उस तरह सही नहीं है आप जो समझ रहे हैं। जो हमारी कमजोरी है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी है, उसका भी हमें अंदाजा है कि लेकिन आप जिन माफियाज की निशानदेही करते हैं, गुज़श्ता रात भी आपने जो ट्वीट की इस इक़दाम को खुशाइंद करार देते हुए आपने कहा कि आप अपने दौर में ये नहीं कर सके, तो आप खुद ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं कि बैरियर्स क्या हैं, रुकावटें क्या हैं, माफियाज कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। आप नहीं समझते इस वक्त जो कॉस्मेटिक मेजर्स हैं इसके बाद ये माफियाज बड़े तगड़े? देखिए मेरी बात सुने, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कॉस्मेटिक मेजर, ये सही लफ्ज़ नहीं है। देखिए मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, आप भी लगता है मुझे उसी ग्रुप में है, कोई चीज सही हो रही है आप उसे कह रहे हैं कॉस्मेटिक मेजर है। अगर एक चीज सही हो रही है तो होने दें इसको, आपको परेशानी क्या है? नहीं इसमें परेशानी नहीं है, लेकिन सर इसमें शबर जैदी साहब इसमें लॉन्गर एक बात बताएं सर कि अगर सोने की स्मगलिंग के खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है तो सारी कौम को साथ खड़े होना चाहिए ना, कि ये ना कि ये कहे कि कॉस्मेटिक मेजर है, टेम्परेरी है। यानी एक आदमी चोरी कर रहा है, एक आदमी डाका डाल रहा है,
तो उसको डाकू को कोई भी पकड़ रहा है और उसको सही कर रहा है, तो उसमें हम इतने जज्बाती क्यों हैं? या तो हम उसके इसका मतलब है या तो हम चोर के साथ हैं या हम सही करना नहीं चाहते हैं। नहीं, आपने फौरी तौर पर इल्जाम लगा दिया, ऐसा नहीं है। मैं आपसे पूछना ही चाह रहा हूँ कि यकीनी तौर पर इसमें जो माफिया इन्वॉल्व है वो भी स्ट्राइक बैक करता है। सर, आपको आपके ओहदे से जाना पड़ा था, आपके इख्तिलाफात हो गए थे, मैं पूछ रहा हूँ माफिया भी तो बहुत तगड़ा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं सर, मेरी बात सुने ना, मैं ओहदे से जाना नहीं पड़ा, ये भी मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। हाँ। मैंने ओहदा इसलिए छोड़ा कि जब मैं इम्प्लीमेंटेशन में नाकाम हुआ तो मैंने छोड़ दिया। और अगर आप दोबारा मेरे प्रोग्राम सुने तो मैंने बताया ना कि कौन सी जगह पर प्रॉब्लम आए। मगर अब कोई भी मेरे जाने से, मेरी जात से तो पाकिस्तान नहीं है ना यार। अगर पाकिस्तान में कोई भी इंसान आके उन चीजों को सही करे जिनकी मैं निशानदही कर चुका हूं, तो उसमें मुझे समझ ये नहीं आ रही कि लोगों को परेशानी क्या हो रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रही, मैं इसको समझने से बालातर हूं। लोग इस वक्त तो डेफिनेटली तनकीद, इस वक्त आपको पता है एक जो माहौल बना हुआ है कि इस वक्त वो सिविलियन सुप्रीमेसी के मामलात में नहीं, मुझे एक बात बताइए ना सर प्लीज, आप मुझे बताएं, एक्सचेंज कंपनियां हवाले में इन्वॉल्व हैं, अगर उनको सही किया जा रहा है तो बिल्कुल होना चाहिए। नेगेटिव बात करने की जरूरत क्या है? मुझे समझाए ना जरा। नहीं, यकीनी तौर पर ये तमाम चीज़ें दुरुस्त होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी क्या तजावीज़ हैं शबर जैदी साहब, आप क्या समझते हैं और कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो रह गए हैं और उस तरफ भी तवज्जो दे लेनी चाहिए? आपकी आजकल लगता है सुनवाई भी ज़्यादा हो रही है। देखिए, हमें चाहिए कि सारी दुकानों को रजिस्टर करें, आरतीओ को रजिस्टर करें। आरती और जो बाजारों में जो हमारी अशिया खुर्दनोश है, इसकी ट्रेड में मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप मुझे बताएं कि जो गोश्त आप लेते हैं, बकरे का गोश्त या गाय का गोश्त जो भी हम लोग खाते हैं, मुर्गी का गोश्त, आप मुझे बताएं कि जब ये फार्म से जो जानवर निकलता है और कसाई की तक आपको मिलता है, इसमें असल मुनाफा है वो किसका है और वो क्या हो रहा है उसके अंदर? तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इस दरमियान से जो आरतीओं ने बदमाशी लगाई हुई है इस मुल्क के अंदर, और चाहे वो देखिए, आम आदमी का मसला ये नहीं है कि इकोनॉमिक्स की अमेरिकन इकोनॉमिक्स क्या कह रही है। आम आदमी का मसला ये है कि सब्जी, दाल, चावल, रोटी उसको किस भाव मिल रही है। अब मुझे ये समझा दे कोई आदमी कि लाहौर में जिस रेट पर टमाटर मिलता है, क्या लाहौर से 25 मील दूर या 30 मील दूर जहां टमाटर उगता है, क्या वही प्राइस है या दरमियान में एक आड़तियों का जाली माल है जिनको सियासी प्रोटेक्शन हासिल है, जिसने पाकिस्तान को तबाही के धाने में पहुंचा दिया है? उसका कोई ताल्लुक इकोनॉमिक्स से, डिस्काउंट रेट से, इन बकवास से नहीं है। वो एक पाकिस्तान के माफिया है, वो कभी किसी को आगे नहीं आने देते और वो पाकिस्तान में बदमाशी का हिस्सा है। तो उनको अगर कोई आदमी क्रैक डाउन करेगा और उनको जाके उल्टा लटकाएगा तो वो उसके साथ, हम पाकिस्तान के साथ खड़े। हमें पता है ना, हम इस इकोनॉमिक्स को जानते हैं, हमें पता है कि वो कौन लोग हैं, कौन से लोग के दरमियान में ये काम करते हैं। आप MNA MP की लिस्टें उठा लें और उनमें से मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अभी तो इंतखाबात नहीं है, एक निगरान सेटअप है, लेकिन 6 महीने बाद जब मुंतखब हुकूमत आ जाएगी, यही तमाम लोग जिनकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं ये मुंतखब होकर असेंबलीज में आ जाएंगे, तो फिर इसीलिए मैंने वो कॉस्मेटिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि फिर इस प्रोसीजर को रोकने की कोशिश करेंगे। मेरी बात सुने तो क्या हम ये कह रहे हैं कि हम इन चोरों को, इन बदमाशों को, इन लोगों को दोबारा पावर में लाएंगे और ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को इनके रहमो करम पे छोड़ देंगे? क्या हम ये कोशिश नहीं कर सकते कि इस तरह के लोग मुंतखब नहीं हो और अवाम में शऊर आए कि असल मसला क्या है? यकीनन इसके लिए तो कोशिशें होती रही हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसी तरह के लोग पहुंचते हैं ना। आपने तो खुद इन लोगों को डील किया, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है आपका शबर जैदी साहब। मैं ऐसे ही कर रहा हूँ ना, मैं यही कह रहा हूँ ना। देखिए, इंसान को कोशिश करनी चाहिए और हर चीज की, अगर आप ये समझ रहे हैं कि यही लोग वापस आएंगे और इसी तरह की बदमाशी होगी, तो मैं शायद आपकी बात से एग्री नहीं करूं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमें इलेक्शंस के साथ एक सिस्टम रहना पड़ेगा और वो सिस्टम ये होगा कि कुछ चीजों के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं होगा, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शबर जैदी साहब, आपके वक्त का। रिफॉर्म्स हो और रिफॉर्म्स के साथ हमें चलना, हुकूमत किसी की भी हो, और देर पा नताइज हासिल करने के लिए हमें एक रास्ते का इंतखाब करना होगा। आज के शो से हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का आज फैसला जो सुनाया है, उसी हवाले से एक बार फिर से आपको बताते हैं। फैसला 2-1 की अक्सरियत से सुनाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन के फैसले से इख्तलाफ किया। अदालत उज़्मा ने नैब तरमीम की मुतअद्दिद शिकें कलअदम करार दे दी और फैसले के तहत अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल कर दिए। अवामी ओहदों के रेफरेंस खत्म होने से मुतालिक नैब तरामीम कलअदम करार दे दी गई। इसके साथ साथ 50 करोड़ की हद तक के रेफरेंस नैब दायरा-ए-कार से खारिज करार देने की शिक भी कलअदम करार दे दी गई है। सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शिकें बरकरार रखी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा साबित करने का बोझ नैब पर डालने की शिक भी कलअदम करार दे दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून में तब्दीली से खत्म किए गए करप्शन केसेस के तमाम फैसले कलअदम करार दे दिए हैं और फैसले के मुताबिक करप्शन केसेस जहां रुके थे वहीं से 7 रोज में शुरू किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त काबिले समात करार दे दी है। तो 2-1 से ये फैसला आया है और एक जज की जानिब से इख्तलाफी नोट था, लेकिन वो इख्तलाफी नोट तो अदालत में नहीं पढ़ा गया। हम आपको क्या बताएं उस इख्तलाफी नोट में क्या है, लेकिन खैर आपकी मुद्दत पूरी हुई है। गुड टू सी यू, वी विश यू गुड लक। आगे बढ़ते हैं। नैब तरामीम केस का जो पस मंज़र है वो भी आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर 5 सितंबर को फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर 53 समातें की। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने नैब तरामीम के खिलाफ दलाइल दिए। वफाक के वकील मखदूम अली खान ने नैब तरामीम के हक़ में दलाइल दिए। आखिरी समात पर चीफ जस्टिस ने कहा कि शॉर्ट एंड स्वीट फैसला देंगे। नैब तरामीम के खिलाफ समात के लिए 15 जुलाई 2022 को खुसूसी बेंच तश्कील दिया गया और इस सारे मामले की समात हुई है और आज इससे मुतालिक जो तफसीली आप कह लीजिए कि शॉर्ट और स्वीट ऑर्डर है, जिससे मुतालिक ये भी कहा गया था कि अगर जारी ना किया गया तो शर्मिंदगी होगी, वो आज जारी कर दिया गया है। और इस शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर का जो डिटेल्ड ऑर्डर है उसका इंतज़ार हो रहा है। और ज़्यादा दिलचस्पी ये है कि ये इख्तलाफी नोट क्या है, ये इख्तलाफी नोट क्या है, ये इख्तलाफी नोट क्या है। इस्लामाबाद में लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका जवाब नहीं मिला। हमें इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।